अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने सिंपल सर्कुलर कर्व को देखना है। सिंपल सर्कुलर कर्व जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, एक ऐसी कर्व है कि अगर रोड के अंदर या रेलवे के अंदर अलाइनमेंट एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में चेंज हो रही है और उसको हम किसी ऐसी आर्क से ज्वाइन करते हैं जो कि कांस्टेंट रेडियस की आर्क हो, तो उस केस के अंदर जो आप आर्क लगा रहे हैं इस आर्क को हम सिंपल सर्कुलर कर्व कहेंगे। ठीक है, हमने जो आज सिंपल सर्कुलर कर्व को लेआउट करने के दो मेथड्स देखने हैं। एक हमारे पास ऑफसेट मेथड है और दूसरा हमारे पास डिफ्लेक्शन एंगल मेथड है। ठीक है, डिफ्लेक्शन एंगल मेथड को हम ब्रंकाइंस मेथड भी कहते हैं। ये दो मेथड जो है ना, इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि यूज होते हैं सिंपल सर्कुलर कर्व को लेआउट करने के लिए। ठीक है, जो ऑफसेट मेथड है उसको चेन एंड टेप मेथड भी कहते हैं और जो डिफ्लेक्शन एंगल मेथड है उसको इंस्ट्रूमेंट मेथड भी कहते हैं, क्योंकि जो ऑफसेट मेथड है ये चेन या टेप से आप सेट आउट कर सकते हैं फील्ड के अंदर, और जो ऑफसेट मेथड है इसको सेट आउट करने के लिए हमें थ्योडोलाइट या टोटल स्टेशन या इस तरह का कोई और इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो कि एंगल मेजर कर सकता हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने जो ऑफसेट मेथड उसको किस तरह से लेआउट करना है। ऑफसेट मेथड को लेआउट करने के अंदर सबसे पहली चीज जो हमने देखनी है वो ये है कि ऑफसेट मेथड जो है ना, उसके अंदर आपके पास तीन तरह के ऑफसेट मेथड हैं। हमने उसमें से सिर्फ एक ऑफसेट मेथड देखना है। हमारे पास तीन तरह के ऑफसेट मेथड हैं जिसके जरिए हम कर्व को लेआउट कर सकते हैं। तो पहले हम वो तीन ऑफसेट मेथड डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास एक अलाइनमेंट चेंज हो रही है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक रोड की अलाइनमेंट चेंज हो रही है। हमने क्या किया कि इसके अंदर हमने एक सिंपल सर्कुलर कर्व लगाई है। ये सिंपल सर्कुलर कर्व या आर्क से हमने इसको ज्वाइन किया। अब अगर मैं इसके अंदर ऑफसेट मेथड की बात करूं तो हमारे पास तीन तरह से हम ऑफसेट मेजर करके इसको प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास सेंटर है उसका। अब हमने करना क्या है, पहला जो मेथड जो ऑफसेट मेथड हम पढ़ेंगे उस ऑफसेट मेथड में हमने ये जो लॉन्ग कॉर्ड डिस्टेंस है, जहां से कर्व आपकी स्टार्ट हो रही है जहां पे एंड हो रही है, ये लॉन्ग कॉर्ड है। इस डिस्टेंस से परपेंडिकुलर ऑफसेट्स हमने ले लेने हैं। ठीक है जी, ये पहला ऑफसेट मेथड का तरीका है। दूसरा ऑफसेट मेथड का तरीकाकार क्या है कि जो आपके पास ये जो टेंजेंट लाइन है, ये जो टेंजेंट लाइन है इससे हम ऑफसेट्स कैलकुलेट कर लें और वो ऑफसेट्स हम मार्क कर लें। कोई भी हो सकते हैं वो पॉइंट्स, मतलब वो इंटरवल आपका डिसाइड करेगा कि कितने इंटरवल के ऊपर आपने वो ऑफसेट्स लिए हैं। ठीक है जी, दो तरीकाकार हो गए ऑफसेट के। एक तरीकाकार ये है कि आपने इस लॉन्ग कॉर्ड से परपेंडिकुलर लेके ये ऑफसेट मेजर किए हुए हैं, कैलकुलेट किए हुए और आपने वो लेआउट कर लिया। दूसरा तरीकाकार ये है कि आपने जो टेंजेंट लाइन है इससे ऑफसेट कैलकुलेट किया है, लेकिन वो ऑफसेट जो है वो लॉन्ग कॉर्ड के परपेंडिकुलर है और वो आपने मेजर किया और वो आपने फील्ड में लेआउट कर दिया। और जो तीसरा मेथड है वो ये है कि आपने जो टेंजेंट लाइन है इससे ऑफसेट मेजर किए हैं जो कि टेंजेंट लाइन से परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस तरह से जो लाइनें टेंजेंट लाइन से परपेंडिकुलर है ये वाले ऑफसेट आपने मेजर किए हैं। तो ये तीन तरह से हम ऑफसेट मेथड को देख सकते हैं। हमने जो ऑफसेट मेथड डील करना है, ये जो आपको ब्लू लाइंस नजर आ रही हैं, हमने ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड वाला मेथड हमने उसके ऊपर देखना है कि कैलकुलेट हमने उसको किस तरह से करना है और लेआउट कैसे करना है। तो ये तीन तरह के ऑफसेट मेथड है जिससे आप कर्व को लेआउट कर सकते हैं। अब हम अपने ऑफसेट मेथड को देख लेते हैं जिसको हमने स्टडी करना है। सबसे पहले कुछ कॉमन कैलकुलेशंस हैं जो कि हमने ऑफसेट मेथड में भी इसी तरह से कैलकुलेट करनी है, और जो हमारा डिफ्लेक्शन एंगल मेथड है वो उसमें भी हमने ये कैलकुलेशन जो है ना वो सेम ही रहेंगी। तो उसके लिए हम जो एग्जांपल ले रहे हैं उसके अंदर हमने क्या किया है कि हमारे पास एक लाइन ए बी है जो कि डिफ्लेक्ट कर रही है लाइन बी सी की डायरेक्शन में, और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो ये आपस में बना रही है ये एंगल फाई है। अगर ये लाइन ए बी और बी सी जो है आपस में एंगल फाई बना रही हैं तो इसका ये मतलब है कि ये जो सेंट्रल एंगल होगा पॉइंट ओ पे, इसको हमने पॉइंट ओ नाम दे दिया, तो ये जो सेंट्रल एंगल होगा ये भी फाई होगा, क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो रेडियस है ये भी इस लाइन के परपेंडिकुलर है और ये जो रेडियस है ये भी इस लाइन के परपेंडिकुलर है।
तो अगर जो एंगल इन दो लाइंस के दरमियान है वही एंगल इन दोनों के परपेंडिकुलर्स के दरमियान होगा, तो ये एंगल भी फाई होगा, जिस तरह से ये एंगल फाई। अब हम देख लेते हैं कि हमने जो लॉन्ग कॉर्ड है वो किस तरह से कैलकुलेट करनी है, टेंजेंट लेंथ किस तरह से कैलकुलेट करनी है और लेंथ ऑफ कर्व किस तरह से कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास है ये टेंजेंट लेंथ, ठीक है। टेंजेंट लेंथ क्या है, ये जो आपके पास लाइन आ रही ए बी, इसके ऊपर हमने ये स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है, कहां से हमने कर्व लगानी स्टार्ट करनी है। तो ये आपका जो T1B है ये टेंजेंट लेंथ है। हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फील्ड के अंदर मार्क्ड होगा और हमें पता होगा किस अलाइनमेंट में हम आ रहे हैं। तो यहाँ से लेके T1B जो डिस्टेंस है ये हमें मिल जाएगा, तो हम ये पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट मार्क कर सकते हैं। तो ये टेंजेंट लेंथ फाइंड आउट करेंगे, TL इज इक्वल टू R tan 5/2। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से ट्रायंगल उसने सॉल्व किया, तो आपके पास ये जो ट्रायंगल है BO और T1, ठीक है जी। BO T1 से जो है ना ये डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, तो राइट एंगल के अंदर हमारे पास ये tan 5/2 से आपके पास ये आ जाएगा। इसके अंदर ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एंगल है ये 5/2 है, ठीक है। टोटल एंगल 5 था ये, तो ये इसका हाफ है। तो इस तरह से हमारे पास TL इज इक्वल टू R tan 5/2 से हमारे पास T1B फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद T1B जहाँ हमारे पास फाइंड आउट हो गया, तो हमने मार्क कर लेना है पॉइंट T1 और T2। जितना ये डिस्टेंस है सिंपल सर्कुलर कर्व में T1B, उतना ही डिस्टेंस है T2B, ठीक है। तो हमने ये वाला पॉइंट भी मार्क कर लिया और ये वाला पॉइंट भी मार्क कर लिया। उसके बाद हमने फाइंड आउट करनी है द लेंथ ऑफ द कर्व। लेंथ ऑफ द कर्व हमारे पास कैलकुलेट होगी पाई R 5 ओवर 180 डिग्री, ठीक है जी। ये पाई ओवर 180 जो है एक्चुअल में सिंपल ये फॉर्मूला है R इंटू 5, ठीक है। R इंटू 5 से हमारे पास डिग्रीज में आंसर आ रहा है, इसको रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये जो फिर जो है ना जो है ना आंसर मीटर्स के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये पाई और 180 R5 ये टोटल फार्मूला आपने याद रख लेना है, जबकि एंगल हम डिग्री में प्लेस कर रहे हैं और हमारा रिजल्ट जो है वो मीटर्स में आएगा। अब ये जो टेंजेंट कर्व लेंथ हमने फाइंड आउट कर लिया, तो हमारे पास यहाँ से ये यहाँ तक की जो चेनेज है वो भी हमारे पास आ जाएगी। तो वही बात उसने किया कि चेनेज T1 और T2 की हमने फाइंड आउट कर ली। द लेंथ ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड इज कैलकुलेटेड। अब ये जो लॉन्ग कॉर्ड है T1 T2, ये लॉन्ग कॉर्ड की लेंथ हमने कैलकुलेट करनी है। तो ये लॉन्ग कॉर्ड की लेंथ हमारे पास आएगी 2R sin 5/2 से। 2R sin 5/2 से इसके अंदर फिर वही ट्रायंगल हम डील कर रहे हैं। मैं आपको इसके मार्क करूं, अगर ये जो ट्रायंगल है ODT1, ठीक है। ODT1 जो ट्रायंगल है इसके अंदर हमने ये डिस्टेंस फाइंड आउट किया R sin 5/2, तो वो डिस्टेंस आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा। ये एंगल फाई है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री जो आपने बताई कि sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो आपने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये जो आपने लगाया R sin 5/2 से आपके पास ये जो लेंथ है ये इतनी लेंथ आ गई। इसको मैंने डबल किया, 2 टाइम्स किया, तो मेरे पास ये टोटल लेंथ आ गई T1 से T2 तक। तो ये मेरे पास डिस्टेंस आ गया जनाब लॉन्ग कॉर्ड का 2R sin 5/2 से। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमने जो है वो ऑफसेट किस तरह से फाइंड आउट करने। ऑफसेट निकालने के लिए सबसे पहले लॉन्ग कॉर्ड जो है ना उसको हमने डिवाइड कर दिया है। जो हमारी लॉन्ग कॉर्ड है उसको हमने डिवाइड कर दिया है मुख्तलिफ सेगमेंट्स के अंदर। हमने इक्वल डिस्टेंसेस के मुख्तलिफ सेगमेंट के अंदर अपनी लॉन्ग कॉर्ड को डिवाइड कर दिया है। लेकिन उसको डिवाइड करने से पहले हमने एक काम करना है कि इसके दो हिस्से कर लेना है, इसको बाइसेक्ट कर लेना है। एक लेफ्ट साइड होगी इसकी और एक राइट साइड होगी। हमने डायरेक्टली दरमियान से इसको बाइसेक्ट किया, परपेंडिकुलर लगाया, और ये जो है आपका मिड है, इसके साथ ये लेफ्ट साइड है और ये इस लॉन्ग कॉर्ड की राइट साइड है। अब इसके जो लेफ्ट और राइट साइड है इसको हमने मुख्तलिफ इंटरवल्स में डिवाइड कर लेना और उसके ऑफसेट फाइंड आउट कर लेना है। इसके ऑफसेट फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहला जो ऑफसेट हमें निकालना है वो है O0, जो का इसका बिल्कुल सेंटर वाला ऑफसेट है, ठीक है। जो सेंटर ये जो DE डिस्टेंस है सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है। DE डिस्टेंस जो है ना वो हमारा वर्स्ट साइन डिस्टेंस भी कहलाता है। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि DE डिस्टेंस जो है ना ये वर्स्ट साइन डिस्टेंस कहलाता है। इसको फाइंड आउट करने का जो पहला मेथड यहाँ पे डिस्कस है वो है जी R into 1 minus cos 5/2। अगर तो हमें एंगल पता है, ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, तो सिंपल R into 1 minus cos 5/2 से आपने ये फाइंड आउट कर लेना है और इस फॉर्मूले को आपने याद कर लेना है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से ये फॉर्मूला आपके पास ट्राइंगल्स के जरिए आया। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि हमें एंगल पता नहीं है, तो हमें सिर्फ लेंथ पता है। तो उस केस में हमने किस तरह से फाइंड आउट करना है
उस केस में हमारे पास ये जो ओ ई डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है आपके पास ओ से ई तक का डिस्टेंस, ये जो ओ ई सेंटर ऑफ द सर्कल से लेके सर्कल तक का डिस्टेंस, ये यकीनी बात है कि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है आर है, तो ये हमने ओ ई डिस्टेंस को आर लिख दिया। उसके बाद हमारे पास है ओ डी डिस्टेंस, जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल से लेके डी तक का डिस्टेंस है। तो सेंटर ऑफ द सर्कल से लेके डी तक का डिस्टेंस जो है ना, वो उस सूरत में आएगा जब मैं टोटल आर के अंदर से ओ नॉट माइनस कर दूंगा। सिंपली मैंने ये किया, आर माइनस ओ नॉट किया, तो मेरे पास ओ डी डिस्टेंस आ गया। अब हम ट्रायंगल देख लेते हैं ओ टी वन डी। तो हमारे पास जो ट्रायंगल है ओ टी वन डी, वो ये वाली ट्रायंगल है, ये जो मैंने ग्रीन से मार्क की है। इस ट्रायंगल के अंदर हमने ये डिस्टेंस जो है ना फाइंड आउट करना है। ओ नॉट फाइंड आउट करने के लिए ये ट्रायंगल हम यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो चीज है वो है हमारे पास ओ टी वन स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस इसके अंदर ये जो रेडियस वाली लाइन है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है। हमने सिंपली क्या किया, ये जो पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया आर स्क्वायर। ये जो हाइपोटेनस है ये आपको पता है कि आर है। उसके बाद हमारे पास ये बेस है जो कि ओ डी है, और ये परपेंडिकुलर है जो कि टी वन डी है। तो ओ टी जो है उसको पहले हम देख लेते हैं। हमारे पास ये बन गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो ओ डी है ये हमें पता है कि आर माइनस ओ नॉट है, तो हमने वहां पे आर माइनस ओ नॉट लिख दिया, ओ टी की जगह आर लिख दिया। और टी वन जो डी है ये लॉन्ग कॉर्ड का हाफ डिस्टेंस है, लॉन्ग कॉर्ड के डिस्टेंस को हमने एल कह दिया, और टी वन से डी तक का जो डिस्टेंस है लॉन्ग कॉर्ड का हाफ डिस्टेंस है, तो उसको हमने एल ओवर टू होल स्क्वायर कह दिया सिंपली। अब जो आर स्क्वायर है इसको हम या आप कह लें कि एल बाय टू होल स्क्वायर को आप उठा के इक्वेशन के इस साइड पे ले गए, और जो आपने उस इक्वेशन का अंडर रूट ले लिया, तो आपके पास आर माइनस ओ नॉट जो है वो अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एल बाय टू होल स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से हम आर को इस साइड पे ले जाएंगे, तो हमारे पास ओ नॉट इज इक्वल टू आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एल बाय टू होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमें डायरेक्टली ओ नॉट की वैल्यू दे देगा। अब हम ये देख लेते हैं कि हमने जो बाकी के ऑफसेट्स हैं ओ नॉट के अलावा वो किस तरह से फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने ये बात आपको पहले मेंशन कर दी कि हमने सेंट्रल ओ नॉट फाइंड आउट कर लेना, और बाकी की जो लेंथ है उसको हमने फर्दर सेम डिस्टेंसेस के इंटरवल में हमने डिवाइड कर लेना है। यहाँ पे जो एग्जांपल है इसके अंदर इसने 5-5 के इंटरवल के अंदर इसको डिवाइड किया। इस तरह हम अपनी फील्ड की कंडीशन को देख के उसके हिसाब से उसको डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करने के लिए एक चीज ध्यान में रखनी है, वो ये है कि जितने ज्यादा आप सेगमेंट्स में इसको डिवाइड करेंगे उतनी ज्यादा कैलकुलेशन आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी, लेकिन उतनी ही ज्यादा कर्व एक्यूरेट जो है ना फीड के अंदर लेआउट होगी। लेकिन जब कैलकुलेशन ज्यादा होती है, फीड के अंदर लेआउट करने वाले पॉइंट ज्यादा होते हैं, तो एरर का चांस भी बढ़ जाता है। दूसरी सूरत में अगर हम सेगमेंट्स बड़े रखेंगे, तो उस केस के अंदर हम बहुत कम सेगमेंट्स में इसको डिवाइड करते हैं, तो उस केस में कैलकुलेशन कम हो जाएगी और फीड के अंदर ले करने वाले पॉइंट्स भी कम हो जाएंगे। लेकिन जो आपकी कर्व है वो प्योरली सर्कुलर लगाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो फील्ड के अंदर पॉइंट्स हैं वो कम होंगे, तो कर्व जो है वो इतनी एक्यूरेट उस केस में नहीं लगेगी। तो हमने एक मतलब सोच के इतने ज्यादा इंटरवल भी नहीं होने चाहिए और इतने कम इंटरवल भी नहीं होने चाहिए, तो स्पेसिफिक इंटरवल्स के अंदर उनको डिवाइड कर लेना। आपने सिंपली ये कोशिश करनी है जो फील्ड है उसके अंदर कम से कम जो है ना वो एक साइड पे 5 जो हैं ऑफसेट वो लाजमी आने चाहिए, 5 से कम तो किसी सूरत नहीं होने चाहिए। और अगर ये आर्क बड़ी है तो उस केस के अंदर तो ये ज्यादा भी हो सकते हैं। आमतौर पे होगा ये कि पूरी कर्व जो है वो तकरीबन 10 ऑफसेट के अंदर आप लगाएंगे तो अच्छी कर्व लेआउट हो जाएगी। अब सबसे पहली चीज ये है कि हमने डिस्टेंसेज जो फाइंड आउट करने हैं इस कर्व के अंदर ऑफसेट फाइंड आउट करने के लिए, वो हमारे यहाँ से शुरू होंगे, ये ओ नॉट से लेफ्ट साइड पे और ओ नॉट से राइट साइड पे। जो इंटरवल्स हम इस साइड पे लेंगे वही इंटरवल्स आपके इस साइड पे कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। सिंपली हमने यहाँ से पहला जो इंटरवल है इसको x1 कह देंगे, यहाँ से दूसरा इंटरवल इसको x2 कह देंगे, यहाँ से तीसरा x3 x4 और इस तरह से इसको इंटरवल में डिवाइड कर लेंगे। अब हम देख लेते हैं कि इसको हमने फाइंड आउट किस तरह से करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे कर्व के ऊपर कोई पॉइंट P1 ले लिया। कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट P1 है, हमने यहाँ से डायरेक्टली उसको एक लाइन ज्वाइन कर दी है। अब ये जो डिस्टेंस है ये OX है, मतलब ये है कि D से मैं पॉइंट X मूव करूं तो मुझे OX डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है जो E से नीचे पॉइंट है, जहां पे जाके ये कर्व एग्जैक्टली यहाँ पे
इसको मीट कर रही है, परपेंडिकुलर जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या ये जो पॉइंट है ये P2 है, ये पॉइंट E है, ये पॉइंट P2 है और ये पॉइंट D है। अब जो हमने OX फाइंड आउट करना है, इसके लिए हम ट्रायंगल जो देख रहे हैं वो OP1 P2 है। ये जो ट्रायंगल है हमारे पास OP1 और P2, ये ट्रायंगल जो है ना वो हमें ये OX डिस्टेंस देगी। इसके अंदर हमें ये पता है OP1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो डिस्टेंस है हमें ये पता है कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये R है, ठीक है। और OP2 जो है उसको हम एंड पे देखते हैं। सबसे पहले P1 P2 देख लेते हैं। जो डिस्टेंस है P1 से P2 तक वो वही डिस्टेंस है जो आपका X डिस्टेंस है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि OP1, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाया, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमें हाइपोटेनस का पता है कि वो R, हमने इसको R स्क्वायर लिख दिया, और जो हमारे पास परपेंडिकुलर बेस है वो हमारे पास सॉरी जो परपेंडिकुलर है वो X है, तो हमने उसको जो परपेंडिकुलर को X लिख दिया, P1 P2 X का स्क्वायर। अब रह गया जो डिस्टेंस है OP2, तो ये जो डिस्टेंस है O से लेके P2 तक का डिस्टेंस, ये पॉइंट O है। ये O से P2 का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे ये पता है कि यहां से लेके E तक का जो डिस्टेंस है वो R है, ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। रेडियस ऑफ द सर्कल के अंदर से अगर मैं O0 माइनस कर लूं तो मैं पॉइंट D पे पहुंच गया, और उसके अंदर मैं OX ऐड कर दूं तो मैं पॉइंट P2 तक पहुंच गया। मींस के R माइनस O0 प्लस OX, यही काम हमने यहाँ पे किया कि R माइनस O0 में OX ऐड किया है, तो हमारे पास ये डिस्टेंस OP2 आ जाएगा। ये हमने R माइनस O0 प्लस OX करके इसका होल स्क्वायर ले लिया और इसको रीअरेंज कर दिया, और अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास ये OX आ जाएगा। सिंपली इक्वेशन को रीअरेंज करने से हमारे पास OX आ जाएगा। अब ये जो OX है ये किसी भी डिस्टेंस के ऊपर, मिसाल के तौर पे हमने O0 से कोई डिस्टेंस 5 मीटर ले लिया, 10 मीटर ले लिया, 15 मीटर ले लिया, हर एक डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास यहाँ पे जो ऑफसेट है वो उसके मुताबिक फाइंड आउट हो जाएगा। तो जो ऑफसेट्स आपके पास लेफ्ट साइड पे आएंगे वही ऑफसेट आपके पास राइट साइड पे रिपीट हो जाएंगे, और वो हमने सेम इंटरवल के ऊपर जो ऑफसेट्स हैं वो यहाँ पे भी फाइंड आउट करने हैं, और वही सेम इंटरवल्स के ऊपर ऑफसेट हमने यहाँ पे भी फाइंड आउट करने हैं। इस तरह से हमारे पास ऑफसेट मेथड से ये कर्व जो है वो लेआउट हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि हमने डिफ्लेक्शन एंगल मेथड से कर्व किस तरह से लेआउट करनी है। जो डिफ्लेक्शन एंगल मेथड है, मैंने पहले भी बताया कि इसको हम रैंकाइंज मेथड भी कहते हैं या इंस्ट्रूमेंटल मेथड भी कहते हैं। इसको मार्क करने के लिए हमें थियोडोलाइट या कोई भी ऐसी डिवाइस चाहिए जिससे हम एंगल मेजर कर सकें। इस मेथड के अंदर हमने करना ये है, सिंपली पहले ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये आपकी लाइन ए बी है, ये डिफ्लेक्ट हो रही है बी सी की तरफ, एंगल फाई पे डिफ्लेक्शन हो रही है। हमने इसको मार्क करने के लिए क्या करना है कि यहाँ से जो है ना कोई इमेजिनरी लाइन या आप कह लें कि एक स्पेसिफिक इंटरवल के ऊपर हमने एक एंगल ले लेना है सिग्मा 1, उसके ऊपर हमने पहला पॉइंट P1 फाइंड आउट कर लेना है, फिर अगला एंगल जो है सिग्मा 2 उसके ऊपर P2 फाइंड आउट कर लेना है, P3 P4 P5। तो इस तरह से आपने यहाँ से स्पेसिफिक एंगल मूव करते जाना है आगे आगे, और उस स्पेसिफिक एंगल पे जो यहाँ से डायरेक्ट जो उस कर्व के ऊपर पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करते जाना है। वो डिस्टेंसेस आप मार्क करते जाएंगे तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक वो कर्व लेआउट कर देंगे। इसको हम डेरिवेशन को देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास जो ट्रायंगल है T1O और P1, ठीक है, ये जो पॉइंट ये हमने अज्यूम कर लिया कि यहां से लेके यहां तक हमने एक मार्क किया कर्व, उस कर्व के ऊपर पहला जो पॉइंट है हमने इस कर्व को मुख्तलिफ इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। जो पहला पॉइंट हमने मार्क किया उस कर्व के ऊपर जो हमने फील्ड में लगाना है वो है P1, ठीक है जी। तो वो जो पहला डिस्टेंस P1 है वहां से हमने इसको डायरेक्टली यहां से इसको ज्वाइन कर दिया। अब जैसे मैंने आपको ये बताया था कि ये जो लाइन है, ये जो एंगल है ये फाई है, तो ये एंगल भी फाई होगा और ये इसका हाफ होगा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये जो एंगल बन रहा है P1O T1 या आप कह लें T1O P1, ये जो एंगल है 2 टाइम सिग्मा 1 है, इसको हमने लिखा जी 2 टाइम सिग्मा 1। अगर ये एंगल 2 टाइम सिग्मा 1 है तो ये जो एंगल है BT1 P1, ये जो एंगल बनेगा ये इसका हाफ होगा जो कि सिग्मा 1 होगा। अब हमने ये सिग्मा 1 फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस सिग्मा 1 को फाइंड आउट करने के लिए जो हमने पहली अजम्पशन ली है वो ये है कि कॉड T1 P1 इज इक्वल टू आर्क T1 P। ये जो डिस्टेंस है T1 से P1 तक, अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूं और अगर मैं इसको कर्व से ज्वाइन करूं तो ये इतना एंगल कम है कि इसकी कर्व और स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस तकरीबन बराबर होगा, कोई इसमें फर्क नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो T1 P है, चाहे मैं आर्क लगाऊं या कॉर्ड लगाऊं, इनका डिस्टेंस
बिल्कुल मिलीमीटर में फर्क होगा, कुछ ज्यादा नहीं होगा। तो हमने उसको इक्वेट कर लिया, हमने कहा कि cot T1 P1 इज इक्वल टू आर्क T1 P। अब T1 P1 कॉड किस तरह से फाइंड आउट करनी है और आर्क किस तरह से, मतलब हमने फाइंड आउट नहीं करनी, सिंपली हमने ये करना है कि इनको इनके एंगल से डिवाइड कर देना। हमने ऊपर क्या रख लिया, T1 O P1, ये जो आपके पास T1 O P1 2 टाइम सिग्मा 1 है, इसको आपने ये एंगल रख लिया है इस सर्कल के सेगमेंट का, और उसको आपने डिवाइड कर दिया L1 से। L1 है आपका T1 P, और दूसरी साइड पे हमने क्या किया कि 360 डिग्री जो कि पूरा सर्कल है उसको डिवाइड कर दिया 2 पाई r से। इसको एक दफा हम बोर्ड पे देख लेते हैं। हमने यहां पे क्या किया, हमारे पास एक सर्कल का सेगमेंट है, ठीक है, जिसके अंदर ये एंगल है 2 टाइम्स सिग्मा 1। अब हमने ये कह दिया कि ये T1 P1 जो आर्क है और जो लॉन्ग कॉर्ड है वो बिल्कुल एक जितने हैं, और हमने इस डिस्टेंस को कह दिया L1, ठीक है। तो इसके अंदर ज्यादा चेंज नहीं आएगा। अब अगर मैं 2 टाइम्स सिग्मा 1 को डिवाइड कर दूं L1 से, तो ये बिल्कुल उस चीज के इक्वल होगा कि अगर मैं एक सर्कल ले लूं और उस सर्कल का जो टोटल एंगल है वो 360 डिग्री है, ठीक है, और इसका जो सर्कमफ्रेंस है ये 2 पाई r है। तो अगर मैं इस सर्कल के 360 डिग्री को 2 पाई r के इक्वल रखूं तो वो रेशियो भी वही होगी जो कि 2 टाइम्स सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय L1 होगी। तो मैंने इसको लिख लिया है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई r। ये जो रेशियो मैंने फाइंड आउट किया 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई r, इससे मैं अपना जो एंगल सिग्मा 1 है वो फाइंड आउट कर लूंगा। अब हम देख लेते हैं कि एंगल सिग्मा 1 हमने इसको रीअरेंज किस तरह से करना है इक्वेशन को। हमने अब सिंपली इस इक्वेशन को रीअरेंज किया। इस इक्वेशन के अंदर ये 2 सिग्मा 1 आ गया, ये 360 डिग्री आ गया इनटू L1 ओवर 2 पाई r। तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो इस तरह से रीअरेंज करने से हमारे पास ये जो एंगल है, इसको 2 को हम इस साइड पे लिख लेंगे तो हमारे पास ये सिग्मा 1 आ जाएगा 360 इंटू L1 ओवर 2 पाई r या 4 पाई r जिसको मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक है एनएन बासिक में, यहाँ पे ये सिग्मा 1 है। तो सिग्मा 1 हमारे पास आ गया 360 डिग्री इंटू L ओवर 4 टाइम्स पाई r। इसको अगर मैं डिग्री में फाइंड आउट करना हो इस एंगल को तो मेरे पास ये वाला फार्मूला है। अगर मैंने इसको मिनट्स में फाइंड आउट करना हो तो मैंने सिंपली इस फार्मूले को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो टर्म है टोटल 360 इंटू 60 ओवर 4 पाई, ये हमारे पास बन गई टोटल 1718.9 इंटू L1 ओवर r। लेकिन ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो इक्वेशन है ये मिनट्स में आपको एंगल की वैल्यू दे रही है। फर्दर एंड पे जब आप ये कैलकुलेट कर लेंगे सारे एंगल्स, तो एंड पे हम जो चेक अप्लाई करेंगे वो हमारे पास ये है कि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 जितने भी आपने आपके सिग्मा m जितने भी एंगल डिफ्लेक्शन एंगल आपने फाइंड आउट किए हैं, ये टोटल का जो सम है वो 5/2 बनेगा। तो ये जो सम है 5/2, यही आपका यहाँ पे T1 से लेके T2 तक का, ये जो T1B से लेके T2 तक का जो एंगल है ये भी 5/2 है। तो जो हमारा पहला सिग्मा 1 है, ये दूसरा सिग्मा 2 है, फिर सिग्मा 3 सिग्मा 4 से जो भी आपके पास एंगल आ रहा होगा वो आपका एंड पे सम करने से आपके पास 5/2 बना देगा। ये एक चीज ध्यान में रखनी है कि पहला जो पॉइंट है ये एंगल होगा सिग्मा 1 इस टेंजेंट लाइन से लेके पहली पॉइंट की लाइन तक। दूसरा जो एंगल होगा वो आपका पहले पॉइंट से जो आपने मार्क कर दिया है उसके ऊपर कर्व के ऊपर, उस पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर सिग्मा 2 होगा, फिर सिग्मा 3 होगा। और जब हमने इसको लेआउट करना है तो वहां पे हमने इनका टेबल के अंदर कॉमुलेटिव ले लेना है और कॉमुलेटिव लेके फिर हमने इनको लेआउट करना है। ये जो फॉर्मूला है ये आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का एंगल बताएगा, और जब इसको लेआउट करना है तो वहां पे आपने इसको कॉमुलेटिव लेके इसको लेआउट करना है। अब इसको देख लेते हैं कि इसको लेआउट करने का प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहली जो चीजें हैं जो आपने ऑफसेट मेथड में देखी वो वही रिपीट होंगी ऑफसेट मेथड के अंदर। जिस तरह के टेंजेंट लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है सबसे पहले, उसके बाद हम स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए, स्टार्टिंग पॉइंट से हमने लॉन्ग कॉर्ड का डिस्टेंस ले लिया, हमारे पास एंडिंग पॉइंट आ गया, कर्व लेंथ आ गई, टोटल कर्व लेंथ हमारे पास फाइंड आउट हो गई। और उसके बाद हमने जो है ना वो T1 T2 और B जो पॉइंट्स हैं ये हमने फील्ड के अंदर मार्क कर लिए। अब ये फील्ड के अंदर मार्क करने के बाद हमने कुछ कैलकुलेशंस और परफॉर्म करनी है डिफ्लेक्शन एंगल के लिए। वो है जी, हमने सबसे पहले कर्व को डिवाइड करना है छोटे सेगमेंट्स के अंदर, ठीक है। हमने पहले जो कर्व है उसको डिवाइड कर दिया एक इनिशियल सब कॉर्ड में, पहला स्मॉल डिफ्लेक्शन एंगल लेने के लिए। उसके बाद हमने स्पेसिफिक लेंथ के
10-15 जितने भी आप सेगमेंट्स हैं वो बना लें। उसके अंदर हमने सेम डिस्टेंस के 10-10 मीटर के या 20-20 मीटर के सेगमेंट्स बना लिए बाकी की कर्व के, और फिर जो एंड पे लेंथ बच गई उसका हमने फाइनल सब कॉर्ड बना दिया। तो पहले आपने डिसाइड कर लिया कि इनिशियल सब कॉर्ड इतनी लेंथ की रखनी है और फाइनल सब कॉर्ड इतनी लेंथ की रखनी है, और जो दरमियान में बाकी पॉइंट्स हैं उनको सारों को इक्वल डिस्टेंस के अंदर हमने डिवाइड कर दिया। अब हमने इनिशियल सब कॉर्ड के लिए भी डिफ्लेक्शन एंगल फाइंड आउट करना है, और दरमियान में जो फुल कॉर्ड्स हैं उनके लिए भी डिफ्लेक्शन एंगल फाइंड आउट करना है। उन सबका डिफ्लेक्शन एंगल सेम होगा, और जो फाइनल सब कॉर्ड है उसका भी डिफ्लेक्शन एंगल फाइंड आउट करना है। हमने क्या किया कि ये डिफ्लेक्शन एंगल्स फाइंड आउट कर लिए, ये कॉर्ड्स के अंदर इसको डिवाइड करके अब हमने सेटिंग आउट टेबल प्रिपेयर करना है। अब सेटिंग आउट टेबल के अंदर हमने क्या करना है कि इनिशियल सब कॉर्ड का एंगल, उसके बाद फुल कॉर्ड का एंगल, फुल कॉर्ड 1 का एंगल, 2 का एंगल, 3 का एंगल, 4 का एंगल, और फिर फाइनल सब कॉर्ड का एंगल। तो ये आप लोगों ने एंगल लेआउट कर लेना है, और फिर नेक्स्ट कॉलम के अंदर हमने उसको कम्युलेट कर लेना है। जो सिग्मा 1 है उसके बाद दूसरे कॉलम में सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, तीसरे में सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3, और एंड पे हमारे पास जो अरिथमेटिक चेक आ रहा होगा टोटल वो आपका 5/2 के इक्वल आ रहा होगा। ये आपने मेक श्योर कर लेना है। अब उसको फील्ड के अंदर लेआउट करने के लिए क्या करना हमें पड़ेगा, उसको फील्ड के अंदर लेआउट करने के लिए हमने जो एंगल है उसको हम वापस इक्वेशन के ऊपर ही चलता हूं मैं, ये जो डायग्राम है इस पे चलते हैं। हमने T1 के ऊपर थियोडोलाइट को सेट करना है, T1 के ऊपर थियोडोलाइट को सेट करके B को साइड करना है। B के ऊपर हमने रेंजिंग रॉड लगाया होगा। T1 से B के ऊपर हमने साइड करके ये जो एंगल है थियोडोलाइट के ऊपर या टोटल स्टेशन के ऊपर, इसको हमने 0 सेट कर देना है। इस एंगल को 0 सेट करने के बाद आपने सेटिंग आउट टेबल के अंदर देखना है कि आपके पास कौन कौन से एंगल्स गिवन है। तो आपके पास सबसे पहला एंगल जो है वो सिग्मा 1 होगा। यहां से 0 से आप सिग्मा 1 रोटेट करेंगे और अपनी थियोडोलाइट का जो हॉरिजॉन्टल एंगल है क्लैंप कर देंगे। हॉरिजॉन्टल क्लैंप करने से वो एंगल फिक्स हो जाएगा। अब एक बंदा जो है वो यहां से टेप को ओपन करेगा यहां तक, वो इनिशियल सब कॉर्ड की लेंथ तक टेप को ओपन करेगा, और जो थियोडोलाइट के ऊपर सर्वेयर मौजूद है वो उसको बताएगा कि उसने कितना राइट या लेफ्ट मूव करना है, और वो उसको अलाइन करेगा उस एंगल के ऊपर जिस एंगल के ऊपर उसने थियोडोलाइट सेट की हुई है। और जो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे और एंडिंग पॉइंट पे बंदा मौजूद है, ये जो है ये मेक श्योर करेंगे कि लेंथ वो इनिशियल सब कॉर्ड के जितनी मार्क हो। तो ये T1 से P1 जो है ना पहला पॉइंट मार्क हो जाएगा, यहाँ पे एक पेग लगा देंगे। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आपने मार्क करना है वो होगा आपके पास, यहाँ से आपने एंगल लेना है, ये कम्युलेटिव एंगल होगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो आप लोग दूसरे पॉइंट P2 तक पहुंच जाएंगे। यहाँ से सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 करेंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल सेट हो जाएगा। अब हमने फिर से जो थियोडोलाइट है या टोटल स्टेशन है इसको हमने हॉरिजॉन्टल क्लैंप कर दिया इस एंगल पे, और यहां से लेके यहां तक फुल कॉर्ड लेंथ में टेप ओपन की। फुल कॉर्ड लेंथ में टेप ओपन करने के बाद ये जो सर्वेयर है ये यहाँ पे बताएगा इसको लीडर को कि ये पॉइंट जो है ना कहाँ पे आ रहा है, और ये वहां पे पॉइंट मार्क कर देगा। ये जो दोनों है इनकी ड्यूटी ये है कि इन्होंने मेक श्योर करना है कि लेंथ जो है ना वो फुल कॉर्ड जितनी हो, और जो सर्वेयर है उसकी ड्यूटी ये है कि वो एंगल जो है ना वो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 के इक्वल हो। तो ये इस तरह से सेकंड पॉइंट मार्क हो जाएगा, फिर थर्ड पॉइंट, फिर फोर्थ पॉइंट, और फिफ्थ, और एंड पे जो हमारे पास ये जो पॉइंट है जब हम थियोडोलाइट को रोटेट करते करते एंड पे इस पॉइंट पे आएंगे जो कि हम पहले मार्क कर चुके हैं। तो थियोडोलाइट के ऊपर उस वक्त एंगल जो है वो 5/2 आ रहा होगा। तो ये आपका चेक सेटिस्फाई हो जाएगा कि एंगल जो है 5/2 आ रहा है। इसका मतलब है कि आपने जो मार्क किया है लाइन वो बिल्कुल ठीक मार्क हुई है, उसके अंदर जो आर्क आपने लगाई है वो आर्क जो है ना वो बिल्कुल ठीक मार्क हुई है। ये जो यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हैं इस तरह से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से टेप और चेन से वो पॉइंट्स मार्क करते जाएंगे, और एंड पे हमारे पास थियोडोलाइट के ऊपर जब हम चेक करेंगे तो हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल जो है वो उतना ही आ रहा होना चाहिए जो कि 5/2 के इक्वल है। तो ये जो आपने सिंपल जो मार्क कर लिए ऑफसेट मेथड से पॉइंट या डिफ्लेक्शन एंगल से मेथड से पॉइंट, इन पॉइंट्स को फ्री हैंड हम ज्वाइन कर देंगे, एक कर्व के साथ ज्वाइन कर देंगे, तो ये कर्व जो है फील्ड में लेआउट हो जाएगी। ये मार्क लग जाएगा कि इस अलाइनमेंट के ऊपर ये कर्व लेआउट होनी है। इस तरह से जो हमारी सिंपल सर्कुलर कर्व है वो लेआउट हो सकती है। थैंक यू।